हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखो, अपन पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म में अपन ने डिस्कस किया था कि अपने पास में टोटल 4 टॉपिक हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग। नेक्स्ट अपने पास में रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, और लास्ट में रहेगा परासंग दाब। तो अपन ये डिस्कस 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके थे अपने। तो अब अपने पास में नेक्स्ट जो थर्ड अपने पास में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बचती है वो तीसरी वाली है अपने पास में, हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो क्या होता है इसके अंदर, जैसे क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था ना, वैसे वैसे ये भी है। किस प्रकार से कि जैसे अपन ने डिस्कस किया कि सर ये एक टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ है, टेम्परेचर और ये प्रेशर, दाब। हिमांक का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी जो लिक्विड जो होता है वो फ्रीज होना स्टार्ट कर दे, जमना स्टार्ट कर दे, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ये हो गया। अब किसी को फ्रीज करना है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। तो यहां देखो कि सर यहां पर अपने पास में कोई शुद्ध विलायक था, सॉल्वेंट था एक, जिसका दाब था P1 नोड। यही देखते हैं हमेशा, वाष्पशील विलायक, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। जैसे ही इसके अंदर कोई दूसरा अवाष्पशील पदार्थ, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसके दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। जैसे अपन तो ये 2-3 दिन से पढ़ ही रहे हैं कि दाब में क्या आती है? कमी आ जाती है। तो इसका दाब क्या होता है? PS। ये हो जाता है, दाब में कमी आई। तो अब अपन लोग क्या करते हैं? सर इसके तापमान को, टेम्परेचर को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो ये यहां पर आकर फ्रीज होना लग जाता है, जमने लग जाता है। इस टेम्परेचर पे आकर ये क्या होने लग जाता है? जमने लग जाता है। तो इसको अपने बोल दिया सर ये जो टेम्परेचर है हमारे पास में, ये है TF नोड। और ये वाला जो है, इसको अगर टेम्परेचर को कम करते हैं अपन लोग तो ये लगभग यहां पर आके जमने लगता है। तो अपने बोल दिया सर इस टेम्परेचर को अपने बोल दिया TF। क्लियर हो गया? ये जो है यहां पर ये कांस्टेंट हो जाता है, से कंटिन्यू जमने लग जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से अपने को ग्राफ मिला है। अपन लोग कहते हैं कि सर डेल्टा TF की वैल्यू जो है, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी रहेगी? TF नोड माइनस TF। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी रहेगी? क्योंकि मान लो यहां पे अपन लोग डेल्टा TF की वैल्यू लिखते हैं तो क्या आएगा? TF नोड माइनस TF। तो अपन लोग क्या कह रहे हैं कि सर हिमांक के अंदर अवनमन, हिमांक के अंदर कमी कितनी मिली? अपन क्या कहेंगे, जब अगर मान लो किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को घोल दिया जाता है तो उनके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ उनके हिमांक में भी क्या आती है? कमी आती है। इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। कि जब कोई भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट है उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते थे तो उनका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होता ही है, साथ साथ में उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसे अपन लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको अपन लोगों ने किससे शो कर दिया? डेल्टा TF से। अपने को पता है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? मोललिटी के होता है। किसके? मोललिटी, मोललता। डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। KF क्या है यहां पे? हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यूनिट पता ही है तुम्हें कल वाली, कैलोरी किलोग्राम पर मोल।
अपने को पता है स्मॉल m क्या होता है, मोलिलिटी क्या होती है, के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन 1000। यहां से अगर मान लो डब्ल्यू बी की वैल्यू चाहिए तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन के एफ इंटू 1000। ये अपने पास में एक नया फॉर्मूला बन गया। जब कोई विलायक का द्रव्यमान पूछे अपने को तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा अपने पास में। अब एक फॉर्मूला जो कल अपने के बी का फॉर्मूला पढ़ा था उसी के अनुसार यहाँ पर भी अपने पास में के एफ का फॉर्मूला है। क्या होता है, उसमें लिखा था अपने एम आर टी बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी एफ नोड का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच। वहां पर क्या था, वाष्पन की एंथैल्पी, यहां पर क्या रहेगा, गलन की एंथैल्पी। बाकी m जो रहेगा मास दे रखा है सॉल्वेंट का, r क्या है, गैस कांस्टेंट है, tf नोड क्या रहा, ये रहा tf नोड। जब प्योर फॉर्म के अंदर सॉल्वेंट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 1000 है, और डेल्टा एच क्या रहेगा सर, एक एंथैल्पी है कहाँ की, जब कोई भी अगर मान लो मेल्ट हो रहा है वो, तो उसका उसकी एंथैल्पी है। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लो पूरा का पूरा, पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी और फिर ये पूरा का पूरा क्या कर दो, नोट कर दो। इमाम का होना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जल्दी से नोट करो। नोट हो गया बच्चों, चलो देखो नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, ये तो अपने पास में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। नेक्स्ट अपने पास में है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चौथी, परासरण एंड परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग लगाओ, परासरण एवं परासरण दाब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास में परासरण एवं परासरण दाब। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो परासरण एंड परासरण दाब, ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले तो ये बताओ कोई पढ़ा है ऑस्मोसिस परासरण क्या होता है। जैसे अपन लोग पानी के अंदर किसमिस को डालते हैं, किसमिस क्या हो जाएंगे, पानी में डाल के रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, थोड़े थोड़े फूल जाएंगे। चने को पानी में डाल के रखते हैं, चने फूलते कि नहीं फूलते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया, ऑस्मोसिस, परासरण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है, परासरण की प्रक्रिया। अब देखो परासरण होता कैसा है कि जब अगर मान लो कोई एक पात्र ऐसा लिया है अपन ने, ये कोई घटक है ए, ये दूसरा कंपोनेंट बी है, यहां बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो जैसे अपन लोग बोलते हैं कि सर अगर मान लो यहां पर रूम के अंदर अपन लोग एक अगरबत्ती जला ले तो क्या होगा, अगरबत्ती जलाने पर थोड़ा टाइम बाद में देखेंगे कि इस अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है, महक है, वो क्या हो जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर कोई पाइप लगी हुई थी, नहीं लगी हुई थी सर, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई पाइप नहीं लगी हुई थी, फिर भी अपन कह रहे हैं कि सर इस अगरबत्ती की जो महक है वो पूरे रूम में फैल रही है सर। इसका मतलब है उस विधि को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। क्या बोलेंगे उसको, विसरण बोलेंगे। लेकिन यही ऐसी कुछ प्रक्रिया, ऐसा ही कोई प्रोसेस किसी एसपीएम के द्वारा हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो, तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस, परासरण कहेंगे। और देखो
ध्यान देना कि परासरण हमेशा, परासरण में विलायक के अणु गति करते हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है ना वो गति करेंगे। किसके पार्टिकल गति करते हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो कैसे? परासरण की परिभाषा क्या होती है? ये जो विलयन है वो कम सांद्रता का विलयन है। कैसा है ये? कम सांद्रता, लो कंसंट्रेशन। इस सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन है, इसकी हाई कंसंट्रेशन है। ये अधिक सांद्रता का विलयन है, अधिक सांद्रता। ये तो हो गया अपने पास में लो कंसंट्रेशन, और ये हो गया अपने पास में हाई कंसंट्रेशन। अधिकांश तो तुम लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि भाई ऐसा देखते हैं कि भाई सर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति होती है, लेकिन अपन लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? विलायक के अणुओं की गति हो रही है। अब विलायक के अणु ज्यादा किसमें? इधर वाले में या इधर वाले में? सर ये कम सांद्रता है, मतलब विलायक के अणु तो कम है और विलायक के अणु ज्यादा है। सॉल्वेंट के पार्टिकल तो क्या है? ज्यादा है, और सॉल्यूट के पार्टिकल क्या है? इसमें कम है। ये अधिक सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन है। इसका मतलब है कि सर सॉल्यूट के पार्टिकल, जो विलय है उसके पार्टिकल क्या है यहाँ पर? ज्यादा है। तो अपन लोग ये बोलते हैं सर यहाँ पर विलायक के अणु क्या है? ज्यादा। विलायक सॉल्वेंट है अपने पास में वो क्या है? हाई है। और यहां पर विलायक के अणु क्या है? कम है, लो है, लो सॉल्वेंट। तो परिभाषा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास में? विलायक के अणुओं का विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन, कि जो भी पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट गोज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, कि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, विलायक के जो कण हैं, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। किसके थ्रू गति कर रहे हैं? इस एसपीएम के थ्रू गति कर रहे हैं। इसे अपन लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, परासरण कहते हैं। समझ गए परासरण की परिभाषा? डेफिनेशन याद रखना, ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या होती है? विलायक के अणुओं का, किसके? विलायक के अणुओं का विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन क्या कहलाएगा? परासरण, ऑस्मोसिस कहलाएगा। क्लियर हो गया ये वाली बात अपने पास? अब दूसरी बात अपन लोग बोलते हैं सर ये परासरण के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे अपन ने एग्जाम्पल दिया, किसी गाजर को अगर मान लो कोई सॉफ्ट हो रखी गाजर को अपन पानी में डाल के रखते हैं, थोड़ी सी गाजर फूल जाएगी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा। अपन लोग बोलते हैं सर किशमिश जो रेजिन्स होते हैं उसको अपन लोग पानी में डाल के रखते हैं, किशमिश फूल जाते हैं। चने को पानी में डाल के रखते हैं, चने फूल जाते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से प्रोसेस है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस है, परासरण की प्रक्रिया है। अब बारी आती है एसपीएम क्या होती है? ये एक टाइप की, इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये कैसी होती है? सेलेक्टिव होती है, चयनात्मक होती है, चयनात्मक। क्या सर? ये सेलेक्टेड पार्टिकल को ही जाने देती है, अपने अंदर से सेलेक्टेड पार्टिकल को ही जाने देती है। जैसे अभी अपन ने बोला कि किसके पार्टिकल को जाने देगी? ये विलायक के अणुओं को, सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने देती है, जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल, सॉल्यूट के जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनको जाने नहीं देती। सिर्फ ओनली फॉर किसके अणुओं को जाने देगी? विलायक के अणुओं को, सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही जाने देती है। क्लियर हो गया? ये नाम क्या है इसका? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। ये जो होती है कृत्रिम या प्राकृतिक, आर्टिफिशियल या नेचुरल, कैसी हो सकती है? आर्टिफिशियल हो सकती है और नेचुरल हो सकती है। जैसे अपन लोग किशमिश वगैरह हम बोलते हैं नेचुरली है, लेकिन सेलोफेन वगैरह है ना, सेलुलोज वगैरह की बनी होती है, ये ऐसी जो होती है वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम होती है। तो ये एसपीएम होती है अपने पास में। अब बारी आती है कि सर ये तो हमें क्लियर हो गया कि सर ये एसपीएम ऐसी होती है। अब एक डेफिनेशन आती है विसरण की परिभाषा। सर विसरण क्या होता है? कौन सा है इसके अंदर? विसरण, विसरण। हाँ ये विसरण क्या होता है? ये डिफ्यूजन। विसरण क्या होता है? कि पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन बिना किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के, बिना किसी एसपीएम के, उसे क्या कहते हैं अपन लोग? विसरण कहते हैं। जैसे अभी अपने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो अपन लोग क्या करते हैं, सर कोई परफ्यूम की बोतल है, परफ्यूम की बोतल को अगर मान लो अपन लोग ओपन कर देते हैं तो क्या होगा? सर इस परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस रहेगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस, विसरण का प्रोसेस रहेगा। क्लियर हो गया ये? तो एक बार ये फटाफट ये डायग्राम बना के डेफिनेशन वगैरह लिख के एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर अपन लोग
अगर ये समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट अपन लोग पढ़ रहे हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। फटाफट नोट करो। ये वाला नोट हो गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में जब परासरण अपन ने पढ़ लिया है तो नेक्स्ट अपने पास में क्या रहेगा, परासरण दाब। क्या है अपने पास में, परासरण दाब। देखो परासरण दाब क्या है, ये तो वही है अपने पास में, एसपीएम है ये। सर परासरण की प्रक्रिया ऐसे हो रही थी, अब अपन लोग क्या करते हैं कि परासरण की विपरीत दिशा में परासरण जो हो रहा है ना, परासरण ए से बी की ओर हो रहा है, यहां लिख देते हैं ए से बी की ओर क्या हो रहा है, परासरण, ऑस्मोसिस। ए से बी की ओर हो रहा है। अब अपन लोग क्या करते हैं, परासरण की विपरीत दिशा में एक दाब आरोपित करें। तो परासरण की विपरीत दिशा कौन सी, बी वाली। सर ए से बी की ओर हो रहा था परासरण, तो विपरीत दिशा में यहां पर अपन लोग क्या करते हैं, एक दाब आरोपित करते हैं। यहां पर क्या आरोपित करते हैं, एक दाब, एक प्रेशर आरोपित किया जिसको अपन ने बोला पाई। कि नॉर्मली सर पी प्रेशर तो दोनों पे लग ही रहा था, अब अपन ने क्या कर दिया, थोड़ा सा एक प्रेशर अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर पाई प्रेशर अप्लाई कर दिया। पाई को क्या बोला अपन ने, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अपन ने परासरण दाब आरोपित किया। तो देखो जैसे ही अपन ने परासरण दाब आरोपित किया तो विलायक के अणु, ये तो पूरा पात्र है, इधर तो पूरा पात्र है, ना तो इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। तो विलायक के अणुओं की गति किस ओर होने लगेगी, ऐसे होने लगेगी। विलायक के अणुओं की गति कैसे होने लगी, ऐसे होने लगेगी। और अपने को पता है कि सर ए से बी की ओर तो अणु आ ही रहे थे परासरण की प्रक्रिया के द्वारा, तो इधर से ये वाले अणु आ रहे हैं और बी से ए की ओर दाब की वजह से अणु जाने लगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, सर उधर से भी अणु आ रहे हैं, इधर से भी अणु आ रहे हैं, और इस वजह से ये परासरण की जो प्रक्रिया है वो यही रुक जाती है। परासरण की प्रक्रिया क्या होती है, यही रुक जाती है। तो अपन लोग क्या कहेंगे कि वह न्यूनतम दाब इसकी वजह से जो परासरण की विपरीत दिशा में लगता है और जिसकी वजह से परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसे क्या कहेंगे अपन लोग, परासरण दाब कहेंगे। मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ऑस्मोसिस, then the process of osmosis is stopped, is called osmotic pressure। कैसे एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया है इसके ऊपर अपन ने, वो भी कब, परासरण के विपरीत दिशा में, ऑपोजिट साइड में अप्लाई किया। उस वजह से जो परासरण की जो प्रक्रिया हो रही थी वो क्या हो गई, रुक गई। इसे अपन ने क्या कहा, परासरण दाब कहा। क्लियर हो गया ये परासरण दाब। तो डेफिनेशन लिख दो परासरण दाब की, हेडिंग लगा दो परासरण दाब, ऐसे लिख दो हेडिंग लगा के परासरण दाब, और उसमें परासरण दाब की परिभाषा लिख दो। और ये वाला डायग्राम वापस बनाना है। देखो बाकी वही है अपने पास में, परासरण वाला डायग्राम है, लेकिन परासरण वाला डायग्राम के साथ में अपने को क्या करना है, ये परासरण दाब को दर्शाना है। और परासरण दाब क्या होता है, पाई होता है। हेडिंग डाल दिया, फटाफट जल्दी से डायग्राम बना दो। यहाँ पे देखो अब आगे देखेंगे अपन लोग परासरण होता क्या है। एक अपने को पता है आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। यहां देखो पी इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई वी आर टी। यहां अपने को पता है कि प्रेशर कितना अप्लाई किया, पाई। तो यहां पे क्या हो गया, सर पी इक्वल टू क्या हो गया, पाई। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई वी आर टी। अभी एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल, सॉल्यूट के मोल। तो अपन लोग क्या लिख देंगे, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी अपॉन आर टी। ये अपने पास में एक पाई का फॉर्मूला बन गया। और इसको दूसरे वर्ड में ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग, पाई इक्वल टू एन बाई वी क्या होता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता होती है। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी। पाई इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, सी आर टी। यहां पर सी क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, केल्विन में लेना है ये, ठीक है। तो ये अपने पास में किसका फॉर्मूला बन गया, अपने पास में परासरण दाब का फॉर्मूला बन गया। अब देखो एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन है अपने पास में। एक अपने पास में दे रखा है समपरासरी।
समपराशरी विलयन। इसको कहते हैं अपन लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर कोई दो ऐसे अलग अलग मान लो अपन दो बोलते हैं, दो सॉल्यूशन ले लिए अपन ने, और दोनों सॉल्यूशन का जो परासरण दाब है, एक का पाई 1 है, एक का पाई 2 है। दोनों का परासरण दाब कितना? एक का पाई 1, एक का पाई 2, और दोनों का परासरण दाब अगर इक्वल है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं अपन लोग? समपराशरी विलयन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। समझ गए? डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है बस, कि अगर मान लो विलयनों का परासरण दाब समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए सर, एक का परासरण दाब अधिक है और दूसरे का परासरण दाब कम है, तो जिसका परासरण दाब अधिक है उसे कहते हैं अति पराशरी, और जिसका परासरण दाब कम है उसे कहते हैं अल्प पराशरी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर देखते हैं। फटाफट नोट करो एक बार। हो गया नोट बच्चों? अब देखो नेक्स्ट अपने पास में आता है परासरण का जो भाग है, एक नाम है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण, इसको बोलते हैं अपन लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका एक और नाम है व्युत्क्रम परासरण, व्युत्क्रम परासरण। जल्दी से, हाँ देखो प्रतिलोम परासरण का, हाँ समपराशरी विलयन क्या होते हैं? जिसके वे विलयन जिनके दोनों के परासरण दाब समान होते हैं, समपराशरी कहलाते हैं। ऐसे नॉर्मली लिख दोगे यहाँ वे विलयन जिनके दोनों के जो परासरण दाब जो है वो समान होते हैं, समपराशरी कहलाते हैं। इनको तो ऐसे डायरेक्टली नोट करना, नीचे वालों को तो पता चल जाएगा। देखो अति पराशरी मतलब परासरण दाब अधिक है, और अल्प पराशरी मतलब परासरण दाब कम है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? ये अपने पास में एक SPM है, ये A है, ये B है। परासरण की क्रिया जो हो रही है, ऑस्मोसिस जो हो रहा है वो A से B की ओर हो रहा है। परासरण की क्रिया किधर हो रही है? A से B की ओर, है ना। देखो कि परासरण की क्रिया सामान्यतः A से B की ओर हो रही है। अब अपन लोग क्या करते हैं, यहां पर B पर एक दाब अप्लाई किया था, B पर क्या किया था? दाब अप्लाई किया था ना अपन ने, और वो दाब कितना था? पाई था सर पाई अप्लाई कर दिया, परासरण दाब अप्लाई किया था। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं सर, इस दाब को और अधिक बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया गया कि सर इस दाब को आरोपित किया P दाब, और ये P दाब कितना आरोपित कर दिया कि सर इसका मान परासरण दाब से अधिक हो गया। इस P का मान कितना हो गया? परासरण दाब से भी क्या कर दिया? अधिक कर दिया। तो उस कंडीशन में जो परासरण की क्रिया A से B की ओर हो रही थी, वो परासरण की क्रिया कैसे होने लग गई? B से A की ओर होने लग गई। परासरण की क्रिया किधर होने लग गई? B से A की ओर होने लगी। क्या सर, अगर जो इसके ऊपर जो दाब आरोपित किया है, वो दाब जो है, प्रेशर जो है आरोपित किया है इसके ऊपर, उसका मान परासरण दाब से भी अधिक कर दिया, क्योंकि परासरण दाब तो क्या कर रहा था? यहीं तक रोक रहा था। अब अपन ने क्या कर दिया? दाब और अधिक बढ़ा दिया। तब क्या हो गया? परासरण की क्रिया B से A की ओर होने लग गई। परासरण तो A से B की ओर होता, लेकिन ये प्रक्रिया कैसे हो गई? इसके अणु क्या करने लगे? B से A की ओर गति करने लग गए। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, कैसे इसका यूज क्या करते हैं? जो भी पानी की जो लवणीयता होती है, पानी के अंदर जो अशुद्धियां होती है, उनको दूर करने के लिए इस रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिलोम परासरण का उपयोग करते हैं। अपन ने देखा होगा घरों में जो आरओ लगे रहते हैं, वो आरओ यही होते हैं, इसका यही होता है आरओ। आरओ का पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये काम क्या करते हैं? जैसे जब दाब अधिक बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? परासरण की विपरीत दिशा में प्रक्रिया होने लगती है,
जिसको कहते हैं अपन लोग रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर व्युत्क्रम परासन। और उपयोग ध्यान रखना कि बड़े बड़े देश क्या करते हैं, इसी माध्यम से जो भी लवणीय समुद्रों का पानी होता है उसको पीने योग्य बना देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में प्रतिलोम परासरण है। अब लास्ट टॉपिक रहेगा अपने पास में असामान्य मोलर द्रव्यमान, जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इतना सा पढ़ के आना।